स्टार्ट। यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की और कैसी तैयारी की और कैसा रहा आपका इंटरव्यू। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम अर्जुन सिंह मनराल है और मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है एसजीटीबी खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं अभी प्रेजेंटली मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ मेवात हरियाणा में। अच्छा, इस समय बीडीओ सर हैं, खंड विकास अधिकारी हैं मेवात, कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में। तो मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करते थे कि यूपीपीएससी की तैयारी आप करते थे? जी, मैं यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में यूपीपीसीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। अभी 4 जनवरी को मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू भी था और उसके 4 दिन बाद आज मैं यहाँ यूपीपीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रयागराज आया हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा गया आपका? जी, यूपीएससी का इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया। कितना मिनट तक इंटरव्यू हुआ था? यूपीएससी का इंटरव्यू लगभग आधे घंटे चला था। आधे घंटे चला था, और ये तो बड़ी एक लंबा टाइम होता है आधे घंटे चलने का। बिल्कुल जी, यूपीपीसीएस का भी लगभग आधे घंटे चला। अच्छा, आधे घंटे यूपीपीसीएस का भी आपका चला है। तो सर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? जी, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू और 5th अटेम्प्ट है, यानी कि 5 बार आपके प्रीलिम्स निकले? 5 बार प्रीलिम्स निकला है और फर्स्ट टाइम मेंस निकला है। अरे, क्या कमी रह गई थी पिछली 4 बार की जिससे कि आप मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे? क्या कमी, कहाँ कमी रह जा रही है? तो कमी का मैं ये बताऊंगा जी कि एक तो ऑप्शनल इस साल हट गया है, तो उससे क्या हुआ कि एक समानता आ गई है सभी सब्जेक्ट्स में। यूपी स्पेशल आ गया है, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत मुख्य कारण रहा होगा, क्योंकि आर्ट्स के मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, तो आर्ट्स के ऑप्शनल में थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा कम मिलते थे। उसकी काफ़ी आपको पता होगा, उसके काफ़ी आंदोलन भी चले छात्रों के। इस साल वो हटा और इस साल मेरा मेंस निकल गया। अच्छा, इस बार आपका मेंस निकल गया। सर, अच्छा, प्रीलिम्स के लिए आपने 5 प्रीलिम्स निकाले हैं, पिछले कई साल से आपके प्रीलिम्स निकलते आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अगर हम अपनाएं कि जिससे कि? जी, मेरी से एक ही स्ट्रैटेजी है जी कि सिंगल पॉइंट सोर्स रखा जाए सिवाय करंट अफेयर्स के। मैं हमेशा 2 चीज़ों में इसको बांटता हूँ। एक है स्टैटिक, जो कि अब मान लीजिए इतिहास है, इतिहास को तो बदल नहीं सकते, तो वो स्टैटिक में आ जाएगा। करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल में हो रहा है, करंट अफेयर्स का हमेशा 3 से 4 सोर्स रखें, 3 से 4 सोर्स मिनिमम रखें, और स्टैटिक का केवल एक ही किताब रखें और एक ही किताब को मल्टीपल रिवाइज करें। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही। अगर मान लीजिए मुझे इतिहास पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप एक एक प्रश्न के लिए एक एक किताबें चेंज करेंगे तो किताबों का कोई अंत नहीं है। अच्छा, स्पेक्ट्रम आपने कितनी बार पढ़ी थी? स्पेक्ट्रम कम से कम आखिरी 3 महीने में कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लें, आखिरी 3 महीनों में। उससे पहले तो देखिए पढ़ेंगे तो भूल भी जाएंगे। आखिरी के 70 से 80 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं रिवीजन के लिए। सर, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ा जाए? बहुत मोटी बुक किताबें रहती हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट रीडिंग आप लेते हैं हमेशा हाईलाइटर के साथ लें। फर्स्ट रीडिंग हमेशा स्लो होगी, फर्स्ट रीडिंग में हमेशा 10 से 12 से 15 दिन में लगेंगे, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं आप? हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट क्या करें? इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट डेट्स हाईलाइट कर लें, और जो भी इवेंट हुआ है, मान लीजिए 1857 की क्रांति हुई है तो उसके कारण हाईलाइट कर लें। तो आप ये देखेंगे जब आप 15 दिन बाद आपने लगभग 50% बुक आपकी हाईलाइटेड होगी, तो जब आप सेकंड रीडिंग देंगे तो आपको केवल 50% बुक ही पढ़नी है। फिर जब आप तीसरी रीडिंग देंगे तो आप उसको 7 दिन में पढ़ लेंगे, और चौथी रीडिंग जब आप देंगे तो आप उसको 3 दिन में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से रिवीजन किया जाता है। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड बुक आपने क्या क्या अपनाई थी? बिल्कुल, स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब पे, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नाम मैं आपको बताऊँ तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, जो कि कंपाइलेशन देता है, और उसके अलावा भी और भी कई चैनल्स हैं। यूपीएससी हिंदी है। ये 2 चैनल्स हैं जिनके कि ये PDF निकालते हैं लगभग 2 महीने पहले एनुअली। तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह 1-2 चैनल और हैं, आप 3 से 4 बार इन PDFs को, कम से कम 3 से 4 बार इन PDFs को डिफरेंट चैनल्स के करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लें। करंट अफेयर्स के लिए कभी भी एक सोर्स पे भरोसा ना करें। जी सर, मतलब प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए क्या होनी चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ें कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए? जी, देखिए, आपको हमेशा प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है, ना कि 150 में से 150 लाने हैं। तो हमेशा स्ट्रैटेजी ये हो कि किसी तरह 115 से 120 आ जाएं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस के आप ये करें कि पिछले 10 सालों के PYQs निकाल लें। सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस का जो मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है हिस्ट्री पर, एनवायरनमेंट पर, साइंस पर और करंट अफेयर्स पर। तो अगर आपको पढ़ना भी है तो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को थोड़ा हल्का ले सकते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री, इन चारों को थोड़ा प्राथमिकता दें और इनके मल्टीपल रिवीजन करें ज़रूर। जैसे मैंने आपको कहा, यूपीपीसीएस कम से कम 25 से 30 सवाल हर साल पूछता है करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स के अगर आप 3 से 4 सोर्स, अगर आप 3-4 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स कभी रुकना चाहिए। जी।
सर आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, तो एक साथ दोनों का हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि मतलब कौन कौन से सवाल आज आपसे पूछे गए? जी, आज मुझसे लगभग 50% से ऊपर सवाल तो मेरे सर्विस रिलेटेड ही थे। तो जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, आपके ब्लॉक की मुख्य समस्याएं क्या हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आप बेसिक शिक्षा पे कैसे ध्यान देंगे। और मेवात जैसे आप जानते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी रहा था कुछ समय पहले, तो थोड़ा सा उस पर रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर मुझसे पूछे गए थे। जी सर कोचिंग आपने की थी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। जी, मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ़ स्टडी ही मैंने करी है। मेरे नोट्स भी सेल्फ़ स्टडी ही मैंने नोट्स बनाए हैं। और हर टॉपिक पे जो मैं अभ्यर्थियों को एक और टिप देना चाहूँगा जो मुझे लगता है शायद सबसे ज़रूरी टिप जो मुझे भी मेरी ज़िंदगी में मिली। आप आयोग की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे मेंस का सिलेबस डाउनलोड करें। एक एक टॉपिक उन्होंने दे रखा है लिस्ट करके। हर एक टॉपिक पे अभ्यर्थी अपने हाथ से लिखे हुए, ना कि कॉपी पेस्ट, अपने हाथ से लिखे हुए किसी भी किताब से, विकिपीडिया से या यूट्यूब से हर टॉपिक पे, हर विषय पर 5 से 7 से 8 लाइनों के नोट्स बनाएं। और अंत तक, जब तक उसका मेंस नहीं हो जाता, उसकी सुबह तक केवल और केवल वही नोट्स पढ़े, उसके अलावा वो कुछ ना पढ़े। और बीच में वो आप 5 से 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इसके अलावा वो कुछ ना करे, क्योंकि देखिए क्या होता है, मेंस में भटकाने के लिए बहुत कोर्स आपको मिलेंगे कि जी यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, मगर खुद के बनाए हुए नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता। ये मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब बिना कोचिंग के आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, यूपीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, तो सर ये बताइए कि देखिए रूमर्स, लॉट्स ऑफ बम्बार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स इन मार्केट, बहुत सारे मार्केट में मटेरियल रहते हैं, लेकिन सर अपनी जर्नी की हम शुरुआत, जैसे बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही देख रहे हैं, इसमें बाहर के भी बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, वो अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करें? मतलब अगर यूपीएससी का सपना है, यूपीपीएससी का सपना है, तो कहाँ से शुरू करें वो? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मिथक तोड़ देता हूँ कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी लोक सेवा आयोग के पेपर निकालने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा सही गाइडेंस की ज़रूरत है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कोचिंग में तो देखिए, कोचिंग का नाम आते ही आप मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस है, सीधा। लेकिन गाइडेंस नहीं। तो गाइडेंस में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है आपके जान पहचान में जिसने 1 बार 2 बार कभी भी दिया हो, चाहे इंटरव्यू तक पहुंचा हो, आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए मटेरियल्स की भरमार है, मटेरियल तो देखिए फ्री में मिल रहा है आजकल, तो मटेरियल का कोई इशू नहीं है। इशू है केवल गाइडेंस का। ये गाइडेंस मिलना कि बिना कोचिंग के या बिना क्लासेस के तो हो ही नहीं सकता, ये ठीक नहीं है। आप अपनी बेसिक किताबें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। सर अभी किताबें आपने सिर्फ स्पेक्ट्रम का मतलब बताया, मतलब आप अलग अलग विषय की कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? मैं बता सकता हूँ। देखिए हिस्ट्री के लिए सभी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी और तमिलनाडु, उसमें मैंने मॉडर्न का आपको ज़रूर बताया स्पेक्ट्रम। पॉलिटी के लिए एकमात्र किताब है लक्ष्मीकांत, ये प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। 6ठी से 10वीं तक आप एक राउंड ले सकते हैं हल्का बहुत, और 11वीं से 12वीं आपको एक एक शब्द पढ़ना है, एक शब्द। 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स मैं फिर से कहूँगा एनसीईआरटी, और मार्केट में इकोनॉमिक्स के नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स का इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी। तो मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी आप कवर कर लेंगे बेसिक्स और मल्टीपल रिवीजन दे देंगे तो कोई ये एग्ज़ाम बिल्कुल निकाला जा सकता है। जी सर घटना चक्र जो है, जी हाँ जी, अब मैं यूपी पे आ जाता हूँ। यूपी के क्या है कि यूपी के करंट, जैसे मैंने आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स बताए, लेकिन कई लोग चाहते हैं किताबों से पढ़ना, तो मैं घटना चक्र और घटना सार और दृष्टि की भी एक मैगज़ीन आती है, हालांकि मैंने वो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने उसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब से ही मैंने प्रिपरेशन करी है यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स की। आपने अभी जॉब में भी थे आप, वीडियो भी थे, इसके साथ साथ अभी हैं भी आप। यूपीएससी की जर्नी आपने तय की, इंटरव्यू तक गया, फिर पीसीएस का आपका एग्ज़ाम पड़ा, तो कितना देर जॉब के साथ साथ कितना देर पढ़ाई करते थे आप? जी जॉब के साथ तो देखिए ऐसा है, बहुत कम से कम वीडियो की तो सर्विस ऐसी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि शाम को 5 बजे आप अपने कमरे में होंगे, आप 8 बजे भी हो सकते हैं, 9 बजे भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा प्रशासन भी मदद कर देता है, कुछ छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, मगर आपको जॉब के साथ कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 से 2 घंटे, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और मेंस दे रहे हैं तो मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको निकालना। स्टार्टिंग में आप कितना पढ़ते थे जब आपका सिलेक्शन पहली मरतबा होता, तो स्टार्टिंग में आप कितना देर पढ़ते थे? जी स्टार्टिंग में मैं कहूँगा, देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं ये कहूँगा जी देखिए कम से कम चाहे आप प्री कर रहे हो चाहे मेंस कर रहे हो,
मुझे लगता है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर आपकी क्षमता के ऊपर है, लेकिन 6 से 8 घंटे से नीचे नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, नोट्स कैसे बनाएं? बहुत बड़ा सवाल है। नोट्स हम एनसीईआरटी की कैसे बनाएं या स्टैंडर्ड बुक्स की कैसे नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी बच्चे शुरुआत तैयारी की करते हैं तो नोट्स बहुत अस्त व्यस्त बनता है, तो नोट्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, मैं आपको एक टॉपिक लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी मेंस का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। अब हमें पता है कि इस पे मेंस का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, लगभग हर तीसरे साल इस पे क्वेश्चन आता है। तो आप इसको स्पेक्ट्रम से पहले तो आप पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में क्या दिया हुआ है? स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं, इसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसका अंतिम नतीजा क्या निकला। अब आपको इसको कुछ इस तरह से, आप जब आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आप ये देख लेंगे कि आप इसको 5 से 7 लाइनों में किस तरह से बना पाएँ, और ये आप खुद बनाएंगे। इसमें आपकी स्पेक्ट्रम ज़रूर मदद करेगी, लेकिन आप उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आप जाएंगे 10 साल के मेन से क्वेश्चन उठाएंगे। आपने देखा कि 3 बार 1857 पे प्रश्न आ रखे हैं, मगर आप ये देखेंगे कि हो सकता है उसमें से एक प्रश्न ऐसा हो जिसका पॉइंट आपके नोट्स में ना हो, तो तुरंत उस पॉइंट को मैंने नोट्स में ऐड कर लिया। तो इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। लेकिन इससे आपका काम ये बचा कि आपको 2-2 पेज 5-5 पेज के नोट्स नहीं बनाने पड़े एक टॉपिक पे। एक टॉपिक एक पेज, ये मेरा फंडा रहता है। एक टॉपिक एक पेज, चाहे उसमें छोटा छोटा करके उसको ऐड कर दीजिए, चाहे उसमें डायग्रामेटिकली बना दीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक पेज पे एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, ताकि जब आप रिवीजन करें मेंस के लिए तो आपके लिए बहुत मदद मिलेगी उसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस सर आपने शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आप आईएएस भी बन जाएं, क्योंकि अभी आपने इंटरव्यू 4 जनवरी को दिया, फिर यहाँ पे पीसीएस का आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू आपका अच्छा ही गया होगा। आपके कॉन्फिडेंस से तो पता ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद जिसके चेहरे पे खुशी रहती है उसका मतलब मामला लंबा चला है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप सब सफल हों। आपने इतने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ आखिरी संदेश छात्रों के लिए क्या आप कुछ देना चाहेंगे कि मतलब सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है, तो मैं भी कमेंटेटर हूँ नेशनल लेवल का, क्रिकेट का, कबड्डी का, वॉलीबॉल का। इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, स्पेशली यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इसको T20 मैच की तरह ना लें। ये टेस्ट मैच है, तो पहले दिन आप बहुत बुरी तरह लड़खड़ा भी सकते हैं। आपके एक ही सेशन में कभी कभी इंडिया आउट हो जाती है 10 के 10 विकेट, लेकिन दूसरी पारी में आपको संभलने का मौका मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी दूसरा मौका हर किसी को देती है, तो थोड़ा सा अपने आप में विश्वास रखें। हमने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा अपने विश्वास रहेगा तो ईश्वर न्यायकारी है, बस मैं इतना कहूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने लोगों को संदेश भी दिया सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।